हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे कि किस तरह से किसी भी सब्जेक्ट के शिक्षण में हम कंप्यूटर का प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर सह अधिगम के बारे में। पार्ट 1 में हम इसकी अवधारणा अर्थात इससे परिचित हो चुके हैं, अर्थात हम इसके कॉन्सेप्ट को जान चुके हैं। कंप्यूटर सह अधिगम अर्थात हम कंप्यूटर से सीखते हैं या बच्चा कंप्यूटर से सीखता है, और इसके साथ ही इसका उद्भव कैसे हुआ अर्थात इसकी शुरुआत क्यों हुई, तो उसके अंतर्गत मैं आपको बता चुकी हूँ। दो कारण थे। हमारे शिक्षा शास्त्री जो थे वो चाहते थे कि तकनीकी यंत्रों के द्वारा बालकों को शिक्षा दी जाए, उनकी ये इच्छा थी। और दूसरा था कि अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांतों और विधियों को अगर कंप्यूटर के माध्यम से या किसी शिक्षण मशीन के माध्यम से बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा तो वो बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। तो इन दो कारणों से कंप्यूटर का या कंप्यूटर सह अधिगम का प्रयोग होने लगा शिक्षा के क्षेत्र में। तो ये कारण थे। उसके बाद शुरुआत में किस तरह से हुई वो भी आपको बता चुकी हूँ। 1961 में सबसे पहले इलिनॉइस विश्वविद्यालय में इसका प्रवर्तन हुआ या इसकी शुरुआत हुई। उसके बाद इसकी प्रशंसा और आलोचना का दौर चलता रहा, और इसी शैली के विकास क्रम में 1966 में एक दूसरा मोड़ आया। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के पैट्रिक स्पेस ने गणित और वाचन के लिए, और किस स्केल के बच्चों के लिए, तो प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए गणित और वाचन के लिए अभिक्रम तैयार किया 1966 में, और उसके बाद इसका उपयोग होने लगा, इसका प्रयोग होने लग गया। और फिर मैंने बताया था कि दो प्रकार से आप शिक्षण में कंप्यूटर का प्रयोग कर सकते हो, या कंप्यूटर सह अधिगम दो प्रकार से हो सकता है। शिक्षक के प्रतिस्थापन के रूप में या प्रतिस्थापक के रूप में, और दूसरा था अनुकरणीय प्रयोगशाला के रूप में। अब जो मैंने पिछली कक्षा में पढ़ाया था उसको 2-3 मिनट लगा करके आपके सामने सारा का सारा रिवाइज कर दिया है, और आज की क्लास में जब हमने ये देख लिया कि कंप्यूटर सह अधिगम किस तरह से उपयोगी सिद्ध होता है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि इसकी कौन कौन सी कमियां हैं। सभी प्रकार से पिछली क्लास में हमने जाना कि बहुत ही अच्छी चीज़ है, अच्छी जो भी चीज़ें थी ना कंप्यूटर सह अधिगम में वो हम जान चुके हैं, और आज हम बात करने वाले हैं कि इसमें कौन कौन सी कमियां हैं या दोष हैं या इसकी सीमाएं हैं, इस बारे में। तो चलिए हमारे आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हम इसकी सीमाएं पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर सह अधिगम की सीमाएं। तो सबसे पहली जो सीमा है या जो सबसे पहला इसका दोष, इसकी कमी है, ये क्या है? खर्चीला साधन है। ठीक है, ये खर्चीला है, अर्थात इसमें खर्च बहुत होगा। तो कंप्यूटर चाहिए ना, तभी कंप्यूटर से अधिगम हो पाएगा। तो आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर्स कोई इतने ज़्यादा सस्ते नहीं आते हैं, कंप्यूटर्स पे बहुत पैसा लगता है। फिर ये कंप्यूटर्स आगे भी आएगा कि बिजली से चलते हैं, तो कहीं ना कहीं बिजली का बिल भी आता है। इस तरह से एक जो नॉर्मल क्लास होती है, कक्षा शिक्षण होता है, जिसमें एक शिक्षक होता है, शिक्षार्थी होते हैं, और इसके साथ ही जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, और इसके साथ ही किताबें हैं पढ़ने के लिए, और सबसे पहली बात कि टीचर के पास नॉलेज है, ज्ञान है अपने स्टूडेंट्स को देने के लिए। तो इतना ज़्यादा खर्चा नहीं आता इन सब चीज़ों में, जितना कि अगर हम कंप्यूटर सह अधिगम करेंगे तो उसमें आएगा। आप इसको ऐसे ही समझ सकते हो कि जैसे एक ऑफलाइन परीक्षा ली जाती है, एक ऑनलाइन परीक्षा ली जाती है। किसको कंडक्ट करना ज़्यादा मुश्किल और ज़्यादा खर्चीला होता है? अब आपका आंसर आएगा जी ऑफलाइन को करना, लेकिन अगर खर्चों के माध्यम से देखा जाए ना, तो ऑनलाइन का जो खर्चा होता है वो ज़्यादा आता है। ठीक है, तो इस तरह से कंडक्ट करने के लिए तो दोनों के लिए मेहनत लगेगी। मेन बात ये है, अगर खर्चे के माध्यम से देखेंगे, अगर खर्चे के नज़रिए से देखेंगे तो ऑनलाइन का खर्चा ज़्यादा आता है, क्योंकि इतने सारे कंप्यूटर्स चाहिए ना। तो इस तरह से ये कैसा साधन है कंप्यूटर सह अधिगम?
एक खर्चीला साधन है। अगर हम चाहते हैं कि बच्चा कंप्यूटर के माध्यम से अधिगम करे या उसे शिक्षण कंप्यूटर के माध्यम से कराया जाए, तो इसके लिए ये इसकी सबसे बड़ी सीमा या इसका सबसे बड़ा दोष कमी है कि ये बहुत ही खर्च करने वाला या व्ययसाध्य, आप इसको कह सकते हो, खर्चीला कह लो, व्ययसाध्य कह लो, कुछ भी कह लो, ये इसकी सीमा में, इसकी कमी में ही आएगा। उसके बाद जो हमारा दूसरा बिंदु है वो है मृदु उपागम। अब आप कहोगे मृदु उपागम क्या चीज है? अब इस नाम को पढ़ा ही होगा, इंग्लिश में लिख दिया तो सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को हिंदी में मृदु उपागम ही कहते हैं, ठीक है। मृदु उपागम की कठिनाई। सॉफ्टवेयर, अब बच्चे को सिखाने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं ना कंप्यूटर में, हमें पता हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर होता है। जो सॉफ्टवेयर है वो क्या होते हैं? इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हम उसमें फीड करते हैं, यानी जो एक शिक्षक है वो जब ये साधन अपनाएगा, कंप्यूटर से अधिगम अपने स्टूडेंट को कराएगा, तो क्या करेगा? उसमें इंस्ट्रक्शंस फीड करेगा। तो इससे रिलेटेड जो भी ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ये उपलब्ध होना इतना आसान नहीं होता है, बहुत मेहनत लगती है इसमें। तो मृदु उपागम अर्थात सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी कठिनाई या जो कह सकते हैं समस्या है वो खड़ी रहती है यहाँ पे, ये भी इसकी एक सीमा है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट बिंदु है बिजली की पर्याप्त व्यवस्था न हो पाने पर सफल नहीं। अब बिजली की व्यवस्था चाहिए ना, कंप्यूटर किससे चलते हैं? बिजली से चलते हैं। तो अभी मैंने पहले भी आपको खर्चीले साधन में बता दिया था, तो यहाँ पे भी वही चीज आएगी कि जो भी कंप्यूटर्स हैं वो बिजली से चलते हैं। तो इसका मतलब अगर बिजली नहीं है तो अधिगम नहीं हो पाएगा। पूरी तरह से हम किस पे डिपेंड करेंगे? कंप्यूटर पे। कंप्यूटर किस पे डिपेंड करता है? तो वो करता है बिजली पे। तो अगर बिजली नहीं है तो शिक्षण अधिगम नहीं हो पाएगा, ये समस्या रहेगी ही रहेगी, ठीक है। तो इसलिए ये भी इसकी कमी हो गई ना कि बिजली की पर्याप्त व्यवस्था ना हो पाए, तो इसका मतलब जो भी हमारा प्रोग्राम है या जो भी हमारा मेथड है वो पूरी तरह से कैसे हो जाएगा? असफल हो जाएगा, सारा का सारा कार्यक्रम, सफलता नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये भी इसकी एक कमी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कंप्यूटरों के मरम्मत की समस्या। मरम्मत की समस्या, अब ये समस्या भी बनी रहती है, ठीक है। टाइम टू टाइम आपको पता मशीनें ही है और मशीनों से शिक्षण अधिगम कराया जा रहा है, तो टाइम टू टाइम इनके मरम्मत की, इनकी रिपेयरिंग की भी जरूरत पड़ती है। तो इसमें भी क्या लगेगा? इसमें भी तो पैसा ही लगेगा और भी खर्च होगा, ठीक है। टाइम टू टाइम हमें उनकी मरम्मत करवानी पड़ेगी। मरम्मत का यहाँ मतलब जो है कि रिपेयर, अगर खराब हो जाता है, बिजली से चलने वाले उपकरण हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आपको पता ही है, मशीनें हैं, तो खराब होने का भी भय रहता है, तो फिर टाइम टू टाइम इनको सही भी करवाना पड़ता है। और फिर देखिए जब ये खराब होंगे, फिर 1-2 दिन लगेंगे सही होने में, तब तक तो अधिगम रुक ही जाएगा। तो ये भी क्या है? ये भी इसकी एक सीमा है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट बिंदु है उसी से रिलेटेड जो मैंने अभी बोला कि इससे जो शिक्षण होता है स्टूडेंट्स, वो कैसा शिक्षण है? वो मशीनी शिक्षण है, ठीक है। मशीनी शिक्षण का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? मशीनी शिक्षण, जैसे मैंने 2 प्रकार से आपको बताया था कि इसका प्रयोग हम कर सकते हैं, एक तो शिक्षक के प्रतिस्थापक के रूप में और दूसरा मैंने आपको ये बताया था अनुकरणीय प्रयोगशाला के रूप में। तो यहाँ पे
जो मैंने पहला वाला पॉइंट बोला शिक्षक के प्रतिस्थापक के रूप में, तो मैंने वहाँ पे लास्ट क्लास में भी आपको बताया था ना कि अगर शिक्षक का प्रतिस्थापक बना करके या शिक्षक के प्रतिस्थापन के रूप में आप कंप्यूटर को रख रहे हो, यानी प्रतिस्थापन का मतलब आपको याद होगा, मैंने बताया था एक वस्तु को हटा करके उसके जैसी सेम सिमिलर वस्तु को वहाँ पे पहले वाली वस्तु की जगह पे रख देना, दूसरी वस्तु को, उसको कहते हैं प्रतिस्थापन। ठीक है, यानी एक दूसरी वस्तु ने पहली वस्तु का स्थान ले लिया। तो शिक्षक का स्थान किसने ले लिया? कंप्यूटर ने ले लिया, पहले वाले तरीके में शिक्षक के प्रतिस्थापक के रूप में, जो मैंने पहला तरीका, पहला प्रकार, पहला ढंग आपको बताया था। अब उसमें क्या हुआ, उसमें ये जो मशीन है वो क्या करती है, मैंने बताया था कि उसमें शिक्षण अधिगम होता है, शिक्षण भी मशीन से होता है और अधिगम भी मशीन से होता है। और जो दूसरा वाला तरीका था अनुकरणीय प्रयोगशाला के रूप में, उसमें मैंने बताया था कि केवल अधिगम ही होता है मशीन से, शिक्षण किससे हो रहा है? शिक्षण शिक्षक करवा रहा है। क्योंकि अनुकरणीय प्रयोगशाला वाले में तो क्या था कि पहले अध्यापक उस टॉपिक को या जो भी उनका प्रकरण है उसको क्लास में चाहे तो किताब से या अपनी नॉलेज से या किसी और मेथड से पूरी तरह से एक्सप्लेन करता है, और फिर उसको और भी अच्छे से बच्चों को सिखाने के लिए कंप्यूटर लैब में लेकर के जाता है और वहां से उनको सिखाने का प्रयास करता है। वो था अनुकरणीय प्रयोगशाला। और अगर शिक्षक के प्रतिस्थापक के रूप में यहाँ पे कंप्यूटर से अधिगम कराया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये था कि शिक्षक है ही नहीं, ये कंप्यूटर ही उसका शिक्षक है। बच्चे को केवल कंप्यूटर पर बिठा दिया जाता है जिसमें सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसमें जो है वो पूरी तरह से इंस्ट्रक्शंस डाली हुई होती हैं, और बच्चा पूरी तरह से कंप्यूटर से ही शिक्षण करता है या सीखता है। और ये सब कुछ यानी जो शिक्षक के द्वारा कार्य किया जाता है वो सारा का सारा कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मशीनी शिक्षण आ गया। अब पहले वाले तरीके में जहाँ पे शिक्षक नहीं है, कंप्यूटर ही बच्चे का शिक्षक बना हुआ है, तो वहां पे आप देखिए क्या होगा, जो शिक्षण हो रहा है वो एक मशीन से हो रहा है। तो बताइए क्या वो मशीन शिक्षक की जगह ले सकती है? नहीं ले सकती। आपका शिक्षक, आपके टीचर्स क्या केवल और केवल आपको ये जो किताबी ज्ञान होता है या जो लेसन्स लगे होते हैं आपके सब्जेक्ट में, क्या अपने पीरियड में आकर के केवल आप उनसे वही पढ़ते हो? आपने मशीनों से और अपने गुरु से पढ़ के देखा होगा, टीचर से पढ़ के देखा होगा, क्या इनमें अंतर नहीं है? तो होता है, इनमें अंतर, बहुत साफ अंतर होता है। ठीक है, एक इंसान आपको कुछ सिखाए और एक आपको मशीन कुछ सिखाएगी, तो दोनों में दिन रात का फर्क होगा। तो इस तरह से ये भी इसकी एक सीमा है, इसका एक दोष है कि इसमें जो भी शिक्षण है ना, वो समझ लो एक मशीनी शिक्षण है। एक मशीन के आगे आपको बैठा दिया गया है, उस मशीन में ना तो कोई हाव भाव है, ना ही कोई एक्सप्रेशंस हैं। आपके टीचर्स जब आपको सिखाते हैं तो माइक्रो टीचिंग में जैसे हम आपको सिखाते हैं ना कि एक टीचर आपको शिक्षक बनाते हैं, तो हम कहते हैं ना कि बोलते समय वाणी में उतार चढ़ाव होना चाहिए, चेहरे पे एक्सप्रेशंस होने चाहिए, आपकी मुद्रा प्रवर्तित होनी चाहिए, शारीरिक मुद्रा सही होनी चाहिए, हम आपको सिखाते हैं ना। तो आपको क्यों सिखाते हैं? बिकॉज बच्चे उससे इम्प्रेस होते हैं। तो मशीन आपको कैसे इम्प्रेस करेगी, या आप मशीन के साथ कैसे आपके संबंध अच्छे होंगे? नहीं होंगे ना। तो इसलिए ये भी एक सीमा है कि इसमें जो शिक्षण होता है वो मशीनी शिक्षण होता है, एक शिक्षक की जगह ये नहीं ले सकती है। ये भी इसकी एक सीमा है, ये भी इसका एक दोष है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट बिंदु है स्टूडेंट्स, वो ये है विद्यार्थियों द्वारा समय बर्बाद करने का भय। इसमें क्या होता है, जो विद्यार्थी होते हैं उनके द्वारा समय बर्बाद करने का भय बना रहता है। किस तरह से बना रहता है? आप देखिए, अब आपने उनको कंप्यूटर के आगे बैठा दिया, अब वो आपको क्या करना है? आपको उनको कुछ भी नहीं कहना है, कंप्यूटर के माध्यम से ही वो सीखेंगे, अर्थात उनका शिक्षक, उनका टीचर, उनको इंस्ट्रक्शंस देने वाला कौन है? कंप्यूटर है।
आपकी क्लास में जब आप पढ़ा रहे होते हो, अगर किसी बच्चे का ध्यान क्लास में नहीं होता, वो इधर उधर देख रहा है, बाहर देख रहा है, या आप ये मान लीजिए कि वो क्लास में कोई शरारत कर रहा है, दूसरों को परेशान कर रहा है, तब आप क्या करते हो? आपको पता चल जाता है ना। तो बताओ, क्या कंप्यूटर को पता चल जाएगा ये कि बच्चा जो है मेरी स्क्रीन पे ना पढ़ करके वो इधर उधर देख रहा है? और वो क्या डांटेगा आपकी तरह उसको, या रोकेगा ऐसा करने से? नहीं रोकेगा। तो इससे क्या होता है कि बच्चे किसी के नियंत्रण में नहीं होते, या वो वाला वातावरण नहीं बन पाता जैसे कि आप एज अ टीचर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तब बनता है। अब इसके चलते क्या होता है, बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं, या उनका नहीं है मन पढ़ने का, तो वो वैसे ही बस पढ़ नहीं रहे होते, थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए ड्रामा कर रहे होते हैं। तो इस तरह से उनका बहुत ही टाइम वेस्ट हो जाता है, या वो अपना खुद से टाइम वेस्ट करते हैं, क्योंकि उन पर नियंत्रण स्थापित करने वाला शिक्षक ना हो करके कौन है, एक मशीन है। मशीन को कुछ भी पता नहीं चलता है, और इसके चलते हुए ये भी क्या है, इसका एक सीमा या इसका एक दोष हो जाता है। उसके बाद हमारा जो अगला बिंदु रहता है वो है विद्युत उपकरणों का प्रयोग। करना छोटे बच्चों के लिए हितकारी नहीं। ठीक है, विद्युत उपकरणों का प्रयोग करना छोटे बच्चों के लिए हितकारी नहीं है, ये भी इसकी एक सीमा है, ये भी इसकी एक कमी है। आप देखिए, इसके मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। सबसे पहली बात तो बिजली के उपकरणों के से हम मना करते हैं ना छोटे बच्चों को उनके पास जाने से। पेरेंट्स भी घर में आप लोगों को मना करते हैं कि जब वो नहीं हो तब आप जो है किसी भी चीज़ से जो इस तरह से जो बिजली का उपकरण हो उसको ना चलाया करें, या किसी की मान लीजिए किसी भी बिजली उपकरण की कोई वायर क्रैक होती है तब भी आपको मना किया जाता है उसे टच करने से या उसको यूज़ करने से। तो इसी तरह से हम कंप्यूटर से जब अधिगम करेंगे तो पूरी तरह से बिजली पे चलने वाला उपकरण है, ये हम देख चुके हैं पीछे वाले पॉइंट्स में। तो आप देखिए, इन बिजली के उपकरणों का प्रयोग करना बच्चे के लिए, जो स्टूडेंट है छोटे बच्चे हैं उनके लिए सही नहीं है। करंट वगैरह का उनको भय रहता है। पहला कारण तो, पहली सीमा तो, पहला दोष, पहली कमी तो ये हो गया, करंट का भय रहना। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताती हूँ कि ये जो विद्युत उपकरण है इनसे जब बच्चे अधिगम करते हैं या इनको शिक्षण कराया जाता है तो उससे क्या होता है, उनकी आंखों और उनके स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आज जो कोविड-19 के टाइम पे ऑनलाइन स्टडीज़ चल रही हैं। बच्चे मोबाइल से पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर से पढ़ते हैं। मोबाइल क्या है, मोबाइल भी एक कंप्यूटर ही है, छोटा कंप्यूटर जो हमारे हाथ में रहता है। तो मोबाइल से पढ़ते हैं, कंप्यूटर है, लैपटॉप से पढ़ते हैं। आपको पता है कितने बच्चों की ऑनलाइन स्टडीज़ के कारण ही नज़र कमज़ोर हो चुकी है, दृष्टि कमज़ोर हो चुकी है। जिन बच्चों के चश्मा नहीं लगा हुआ था उन बच्चों के भी चश्मा लग चुका है। स्वास्थ्य भी बच्चों का खराब होने लगा है, मानसिक परेशानी बच्चे को होने लगी है छोटी छोटी उम्र में। तो इस तरह से ये भी क्या है, इसकी एक सीमा है कि ये जो विद्युत उपकरण होते हैं इनका जब ज़्यादा प्रयोग किया जाता है या फिर इनका प्रयोग करना बच्चे के लिए हितकारी नहीं होता, लाभदायक नहीं होता है। ठीक है, ये भी कमी होगी। चलिए नेक्स्ट बिंदु, कंप्यूटर शिक्षण से भावात्मक तथा
संवेगात्मक विकास संभव नहीं हो पाता। ठीक है, भावात्मक और कौन सा विकास? संवेगात्मक विकास। स्टूडेंट्स, भावात्मक और संवेगात्मक विकास क्या जरूरी नहीं होते हैं क्या? होते हैं जरूरी। सर्वांगीण विकास की जब हम बात करते हैं तो जिस तरह से उसमें शारीरिक, मानसिक, नैतिक, इसके अलावा सांस्कृतिक, सामाजिक विकास आते हैं, तो उसी तरह से इसमें आते हैं भावात्मक या संवेगात्मक विकास, अर्थात भावों का विकास, अर्थात संवेगों का विकास। संवेग कौन से होते हैं हमारे? संवेग है हमारे प्रेम, घृणा, सहानुभूति, है ना, सहयोग की भावना, ये सारे हमारे संवेग हैं। ठीक है, अब बच्चों में क्या ये भाव और संवेग नहीं होने चाहिए? नहीं, क्योंकि ये सर्वांगीण विकास के अंतर्गत ही आते हैं, तो बच्चों में ये संवेग या ये भाव भी हमें विकसित करने चाहिए। अब एक शिक्षक जो होता है ना, वो जब क्लास में पढ़ाता है तो वो बहुत सारे ऐसे क्रियाकलाप करता है, बहुत सारी ऐसी गतिविधियां करता है जिससे कि बच्चों में वो प्रयास करता है, विभिन्न मेथड से बच्चों को शिक्षण कराता है, जिससे कि बच्चों में ये विकास हो सके, बच्चों में सहयोग की भावना आ सके, प्रेम आ सके, सहानुभूति की भावना आ सके, है ना, ये दया, करुणा, परोपकार, ये विकसित करने का वो प्रयास करता है। लेकिन जब बच्चे कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षण या मशीन के माध्यम से शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, अधिगम कर रहे हैं, तो बताओ, जो कंप्यूटर खुद एक मशीन है तो उसमें तो ये वाले भाव है ही नहीं, भावात्मक, संवेदात्मक, ये कहाँ से ये विकास हो जाएगा? ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें तो खुद ही मानवीय गुण नहीं है। ये सारे तो मानवीय गुण होते हैं ना, आपको पता ही है। अब वो मानव है ही नहीं कंप्यूटर, तो उसमें मानवीय गुण कहाँ से आएंगे? तो इस तरह से ये चीज़ें जो हैं, आप कंप्यूटर से किस तरह से एक्सपेक्ट करते हो कि ये सब चीज़ें उसमें आ जाएंगी? नहीं आएंगी ना। तो ये भी इसकी सीमा हो जाती है, या ये इसका एक दोष है कि इससे जब बच्चे को, कंप्यूटर से बच्चे को सिखाया जाता है, तो बच्चे में मानवीय गुणों की जो हम स्थापना करने की बात करते हैं, उसे सिखाने की बात करते हैं, वो चीज़ें उसमें नहीं आ पाती हैं। और वो नहीं आ पाती हैं, अर्थात उसका संवेगात्मक और भावात्मक विकास बाधित हो जाता है, या वो विकास नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाती है? इसकी एक सीमा है, या इसकी एक कमी है, इसका दोष है। ठीक है, तो ये है कंप्यूटर सह अधिगम की सीमाएं। एक नज़र फिर से इनको पढ़ लेते हैं। खर्चीला साधन है, मृदुपागम, अर्थात सॉफ्टवेयर की कठिनाई होती है, उपलब्ध होना आसान नहीं होता सॉफ्टवेयर्स का। बिजली की पर्याप्त व्यवस्था न होने पर ये पूरी तरह से जो भी कार्यक्रम होता है वो असफल हो जाता है। कंप्यूटरों के मरम्मत की भी समस्या हरदम बनी रहती है। मशीनी शिक्षण होता है इसके माध्यम से। विद्यार्थियों द्वारा समय बर्बाद करने का इसमें भय बना रहता है। विद्युत उपकरणों का प्रयोग करना छोटे बच्चों के लिए हितकारी नहीं होता, और इसके साथ ही कंप्यूटर शिक्षण से भावात्मक एवं संवेगात्मक विकास संभव नहीं हो पाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है कंप्यूटर सह अधिगम या एक शिक्षण अधिगम साधन के रूप में कंप्यूटर का प्रयोग या उपयोग। तो हमने ये वाला अपना टॉपिक 2 पार्ट्स में कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप पहले पार्ट को भी देख लीजिए, उससे आपको बहुत कुछ इसके बारे में जानने को मिलेगा। शॉर्ट में मैंने यहाँ पे बताया है, वहाँ पे पूरे डिटेल में मैंने बताया था, एक एक चीज़ को, इसके कॉन्सेप्ट को समझाया था, तो आप एक बार उसको देख लो। ठीक है, अब हम इसके अलावा जो यहाँ पे पढ़ेंगे शिक्षण साधन के रूप में एक शैक्षिक दूरदर्शन भी होता है। दूरदर्शन की किस तरह से हेल्प ली जा सकती है शिक्षण अधिगम में, उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा लैंग्वेज की क्लास है, भाषा की क्लास है, तो भाषा प्रयोगशाला की बात करना तो बनता ही है। तो अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट जो क्लासेस आएंगी उसमें हम दूरदर्शन
और हम भाषा प्रयोगशाला इन दोनों टॉपिक्स को पढ़ेंगे। और ये दोनों टॉपिक ही स्टूडेंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, सारे टॉपिक्स ही इम्पोर्टेंट हैं। आप भी यही बोल रहे हो कि मैम जब भी टॉपिक पढ़ाते हैं तो बोलते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट मतलब सभी इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।